तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी रॉबिन को बचाने के लिए एनीज लॉबी के मेन गेट के बाहर पहुंच चुका है। रॉबिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। अब इसके बाद एक ऑफिसर स्पेंडम के पास आता है। बॉस, वो लूफी वो कोर्ट हाउस की छत तक आ चुका है सर। अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने वहाँ पर ब्लूनो को देखा था, और अगर वो वहाँ पर है तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। स्पेंडम बाहर देखता है और देखता है कि लूफी मीट खा रहा है और ब्लूनो नीचे गिरा हुआ है। ये मत कहना कि हार गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास डेविल फ्रूट और 6 पावर्स की ताकत थी। ये स्पीडी से कैसे हार गया? और लूफी खाना खाने के बाद चिल्लाकर कहता है, हे तुम, रॉबिन कहाँ पर है? ये सुनकर स्पेंडम डर जाता है। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? लूची कहाँ पर है? उसे जल्दी से यहाँ पर बुलाओ, और बाकी सभी लोगों को भी यहाँ पर बुलाओ। मैं आदेश देता हूँ, इन सभी पायरेट्स को मार दो। यहाँ पर फ्रैंकी रॉबिन से कहता है, उन सब ने कर दिखाया। उन सब ने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ फाइट की है, पर मुझे पता है कि तुम अब भी सरकार की ही बात मानोगी आके अपने दोस्तों को बचा सको। लेकिन याद करो, CP5 वाले ने उस डील को कब का खत्म कर दिया। और हाँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया और अगर ऐसे ही पड़ी रही तो कोई भी नहीं बच पाएगा रॉबिन। इसलिए सुनो मेरी बात, उनकी मदद को एक्सेप्ट कर लो और यहाँ से भाग निकलो। और स्पेंडम पीछे से कहता है कि इन सभी को गेट ऑफ जस्टिस की तरफ लेकर चलो। पर तभी फ्रैंकी अचानक से मोटा हो जाता है। मैं अपने आप को एक्सप्लोड कर दूंगा और साथ ही तुम जैसे एक घटिया आदमी को भी मेरे साथ ही मार दूंगा। रुक जाओ, ये मत करना। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तुम गए बेटा। ये धमाका पूरे 3 किलोमीटर तक सभी चीजों को तबाह कर देगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से दूर भागने लगते हैं। 3, 2, 1 और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फ्रैंकी रॉबिन को पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। और फ्रैंकी रॉबिन को दूर लेकर चला जाता है और कहता है कि जाओ अपने दोस्तों के पास, लूफी के पास जाओ और उससे बात करो। और इस तरफ स्पेंडम कहता है, सभी लोग उसके पास जाओ। अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। यहाँ पर लूफी रॉबिन को देखकर कहता है, रॉबिन, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। एक सेकंड रुको, मैं वहीं पर आता हूँ। और लूफी अपने हाथ स्ट्रेच करके रॉबिन के पास जाने ही वाला था, पर तभी रॉबिन इसे रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ, मैं मरना चाहती हूँ। और तभी कोई फ्रैंकी को मारकर पीछे फेंक देता है। और ये काम किया है CP9 ने। ज़ेब्रा नीचे देखकर कहता है, ये क्या, ये ब्लूनो तो हार गया। शायद उसने उसे कम समझा। और यहाँ पर जोरो अपने ड्रैगन पिस्टल का यूज करके ऊपर दीवार में एक छेद करके ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर ओहिमो सोगे किंग से कहता है कि ये भी ऊपर जाए अपने दोस्तों के पास और ये सब कुछ इस पर छोड़ दे, ये इन नेवी वालों को निपटा देगा। और यहाँ पर स्पेंडम सोचता है कि रॉबिन ने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सुन के लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो गया होगा। और यहाँ पर लूफी अपनी नाक में उंगली डाल रहा होता है और कहता है, क्या है भाई रॉबिन, देखो कहना क्या चाहती है तू? सुन ले मेरी बात, हम सब तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं रॉबिन, और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, समझ गई ना? और तभी यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और चॉपर और नामी ऊपर आ जाते हैं। रॉबिन इन सभी को देखकर चौंक जाती है। वैसे ही करा किसने? तभी जोरो भी ऊपर आ जाता है और ये सब कुछ जोरो की वजह से हुआ था। अभी जोरो पागल हो गया क्या? हम मर भी सकते थे अभी। तभी सांजी भी यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल एक हीरो की एंट्री लेते हुए, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। अरे शिट, पोकेमॉन थोड़ी है ये, सबको बताने के लिए कि सांजी क्या कर सकता है, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। जोरो, तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी चॉपर की नजर ऊपर जाती है और चिल्लाकर कहता है, दोस्तों ये रहा सोगे किंग। और सोगे किंग ऊपर आसमान में उड़ रहा था। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। ये तो सच में एक हीरो है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ पर स्पेंडम बुरी तरह से डर जाता है इन सभी को एक साथ देखकर। ये सभी यहाँ पर कैसे आ गए? रॉबिन इन सभी को देखकर चौंक जाती है। रॉबिन प्लीज यार मान जाओ, प्लीज हमारा साथ दो, हम तुम्हें बचा सकते हैं। हाँ रॉबिन जान, लूफी ने बिल्कुल सही कहा, चलो आगे चलते हैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए। और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं लूफी के पास। नामी, जोरो, लूफी, मतलब कि सोगे किंग, सांजी और चॉपर एक साथ खड़े हो जाते हैं। इन सभी ने सरकार के साथ पंगे लिए और अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक साथ हो चुके हैं। अब बस जरूरत थी तो सिर्फ रॉबिन के साथ की। और रॉबिन इन सभी को एक साथ देखकर रोने लगती है। रॉबिन प्लीज एक बार बोलो कि तुम हमारी साइड हो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर रॉबिन शांत रहती है, कुछ नहीं कहती। सुनो CP9, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इन सभी को भी इस वक्त मार दो। तुम सभी लोग CP9 के सामने कुछ नहीं, समझ गए ना? अगर एक बार हम गेट ऑफ जस्टिस से आगे चले गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उसे कभी नहीं खोल सकते। और ये रहा, जानते हो ये क्या है? बश्शकॉल को बुलाने का एक अकेला तरीका। ये देखकर रॉबिन घबरा जाती है। बश्शकॉल? हाँ, तुम्हें याद होगा रॉबिन, है ना? बश्शकॉल की असली ताकत 20 साल पहले की वो बात, ओहारा, उसका तो नामो निशान नहीं बचा। तुम्हारे शहर को तबाह कर दिया गया था तुम्हारे बचपन में। सुनो मेरी बात, ऐसा मत करना। क्या बोला तुमने? तुम जानती हो ना, अगर मैंने इसे यूज कर दिया तो तुम्हारे सारे दोस्त एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। बस जरूरत है तो इस बटन को दबाने की। तो क्या मैं इसे दबा दूं प्यारी रॉबिन? रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते ओहारा में क्या था। ओहारा को मिटा दिया गया था। उस दिन की तबाही को मैं कभी नहीं भूल सकती। अब इसके बाद हम रॉबिन की बैक स्टोरी को देखेंगे। ये सब कुछ 20 साल पहले ओहारा में शुरू हुआ, जहाँ पर कुछ बच्चे रॉबिन को परेशान कर रहे होते हैं और इस पर टमाटर वगैरह फेंक रहे थे। मारो इसे, गंदी लड़की को, हम उस शैतान को हमारे शहर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। और रॉबिन ने देखकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज किया और अपने हाथों का यूज करके इन सभी को मारकर भगा देती है। रॉबिन इन सभी के जाने के बाद एक किताब पढ़ने लगती है, पर तभी कुछ ही देर में उन सभी बच्चों की मॉम यहाँ पर आ जाती है और रॉबिन से कहती है कि इसने उनके बच्चों को क्यों मारा। सभी लोग सही कहते हैं, तुम एक शैतान हो। रॉबिन ने सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। अब शाम को रॉबिन अपने घर की तरफ जा रही थी, पर तभी उसकी नजर एक परिवार पर जाती है। रॉबिन इन सभी को देखते ही रह गई, क्योंकि रॉबिन की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद रॉबिन अपने घर आ जाती है। रोजी-सान, आप कहाँ पर है? रोजी-सान जो कि मॉम के भाई की वाइफ है, यानी कि इसकी मामी, वो घर पर नहीं थी। कुछ था तो एक लेटर जिस पर लिखा था कि रॉबिन, हमारी बेटी का बर्थडे है और हमने सोचा कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे। और हाँ, खाने के लिए सिर्फ ब्रेड है तो उसे खा लेना, पर हाँ जैम को ज्यादा मत लगाना। और जब खाना खा लो तो बर्तन भी धो देना, कपड़े भी साफ कर देना, पोछा भी लगा देना, झाड़ू भी लगा देना। और रॉबिन चुपचाप ही सारे काम करती रहती है। कुछ देर बाद रॉबिन लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर कोई बंदा कहता है, लगता है वो आ गई, सभी लोग तैयार हो जाओ। और जैसे ही रॉबिन अंदर आती है
लाइब्रेरी के। प्रोफेसर ये रही आपकी बुक। तभी लाइट एकदम से ऑन हो जाती है। रॉबिन, तुमने कर दिखाया, तुम तो कमाल की हो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए हैं। कल तुमने स्कॉलर का जो एग्जाम दिया था बच्ची, उसमें तुम पास हो गई हो। इतनी छोटी सी एज में तुम्हारे पास हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए आज से हम तुम्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे बच्ची। ये देखकर रॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आपकी शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रोफेसर कहता है, रॉबिन मेरी बात सुनो, ओहारा के फेमस होने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है वो पेड़, ट्री ऑफ नॉलेज। 5000 साल पुराना ये पेड़, ये है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, और साथ ही ओहारा का घर भी। ये पेड़ और ये किताबें ओहारा की शान है, और अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर रॉबिन कहती है कि हाँ, ये इन्हीं के साथ रहेगी, और ये भी चाहती है सेंचुरी की मिस्ट्री को सॉल्व करे। और सेंचुरी क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। प्रोफेसर ये सुनकर चौंक जाता है कि नहीं, तुम वो नहीं कर सकती, ये एक अपराध होगा बच्ची। पर अगर हम पोनीग्राफ को ढूंढ पाए तो हम पक्का पता कर पाएंगे कि सेंचुरी में आखिर हुआ क्या था। नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मत कहना कि तुम बेसमेंट में गई थी। गवर्नमेंट के बाद अगर कोई भी पोनीग्राफ को पढ़ता है तो वो सरकार के हाथ मारा जाएगा। तुम बिना पूछे बेसमेंट में क्यों गई? मुझे लगा कि मुझे आप सभी से सेंचुरी के बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसके बारे में अच्छे से स्टडी किया ताकि कोई हो जो कि मुझे समझ पाए। रॉबिन मेरी बात को समझो बच्ची, 500 साल पहले ही उसे पढ़ने से मना कर दिया गया था, पर अभी भी हम सभी कोशिश करते रहेंगे बच्ची, तुम फिक्र मत करो। हम अभी भी उन्हें पढ़ते हैं ताकि सेंचुरी के राज के बारे में जान सके बच्ची। अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो सुनो मेरी बात, ओहारा के लोगों के अलावा इन पूरी ग्लाव्स को और कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए हम सभी ने कसम खाई कि हम इसके बारे में पता करके ही रहेंगे। पर तुम ये मत करो बच्ची, ये काम हम पर छोड़ दो, क्योंकि अगर सरकार को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। और ये सब सुनकर रॉबिन यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रॉबिन की नजर एक बड़े से जायंट पर जाती है। तुम आखिर हो कौन? कल की ही बात थी। अच्छा है मैं उन सभी से बच गया। हाँ, क्या यहाँ पर कोई शहर है क्या? हाँ, यहाँ पर एक शहर है। अच्छा ठीक है, मैं नाव बनाकर यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, मैं अल्बाफ से हूँ। प्लीज घर जाकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना कि तुमने एक बड़े से जायंट को देखा था। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। ये सुनकर ये बंदा अजीब तरह से हंसने लगता है। तुम कितने अजीब हो। रॉबिन भी हंसने लगती है। वैसे तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो बच्ची, हंसती रहा करो। वैसे मेरा नाम है जैगवार डी सोल। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मेरा नाम रॉबिन है। और अब ये जायंट एक नाव बनाने लगता है ताकि यहाँ से वापस जा पाए, और उस दौरान रॉबिन इसके साथ ही रहती है। और जायंट पूछता है कि हमेशा इसके साथ रहती है तो क्या इसके माँ बाप इसे डांटते नहीं है क्या? ये सुनकर रॉबिन कहती है कि इसके पास कोई नहीं है। इसकी माँ थी जो कि रिसर्च के लिए कहीं पर चली गई थी इसे छोड़कर। इसे वो आर्कियोलॉजिस्ट पसंद थे, पर उन्होंने भी इसके साथ काम करने से मना कर दिया। और बाकी शहर वाले इसे शैतान मानते हैं इसके डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से। पर क्या तुम मुझसे नहीं डरे? हंसती रहा करो बच्ची, मुसीबत में भी हंसो। और इसके बाद ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। बुरे टाइम में भी हंसना। इसके बाद गवर्नमेंट की एक शिप ओहारा के पास आने लगती है, और शिप के ऊपर एक आदमी कहता है, क्या बस इतने से काम के लिए उन सभी ने मुझे यहाँ पर बुला लिया? क्या बेकार कमीशन है ये? कुछ देर बाद ओहारा में कोई आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉबिन की मॉम होती है, ओलिविया, निको ओलिविया। अब इसके बाद ओहारा के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन सभी ने एक शिप को इनकी तरफ आते हुए देखा था, पर आखिर वो था कौन? ये सभी लोग इस बात को प्रोफेसर को बताते हैं कि सुबह ओहारा में कोई आया था, पर आखिर वो कौन हो सकता है? शायद यहाँ पर कोई जांच करने के लिए आया होगा, इसलिए सावधान रहना। पर इस तरफ सोल की नाव बन जाती है, लेकिन अगर सोल यहाँ से चला गया तो रॉबिन फिर से अकेली पड़ जाएगी, इसलिए बंदा यहाँ पर रुकने के लिए डिसाइड करता है कुछ समय के लिए। और सोल इससे पूछता है कि इसकी मॉम गई कहाँ पर थी, और रॉबिन कहती है कि इसकी मॉम एक टीम के साथ गई थी, और जब वो वापस आएंगी तो इससे कहेगी कि इस बार उसे भी अपने साथ लेकर चली जाए, इसलिए इसने अच्छे से पढ़ाई करी और अब एक आर्कियोलॉजिस्ट भी बन गई। तुम तो कमाल की हो, पर क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं देखा कभी? मुझे उनका चेहरा नहीं याद, इसलिए मैं उनसे वापस से मिलना चाहती हूँ। कि तुमने कभी सेंचुरी के बारे में सुना है क्या? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, पर गवर्नमेंट के लोगों ने उसे खोजने से मना कर दिया है, और मेरी मॉम और वो सभी लोग भी उसे ही खोजने के लिए गए थे। सोले सुनकर चौंक जाता है। तुम्हें पोनीग्राफ के बारे में कैसे पता चला? सुनो रॉबिन, ये बात किसी को मत बताना, और ना ही ये बात कि तुम्हारी मॉम उन्हें ढूंढने के लिए गई थी। वैसे तुम्हारी मॉम का नाम क्या था? ओलिविया। ये सुनते ही सोले चौंक जाता है। तो क्या तुम ओलिविया के बेटे हो? ये मत कहना कि ये ओहारा है। हाँ, ये ओहारा ही है। ये तो काफी बुरा हुआ। ये समय बात करने का नहीं है। ओहारा को तबाह करने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, और शायद उनकी बैटलशिप शायद आ ही रही होगी। सरकार इस आइलैंड को खत्म कर देगी उन सभी स्कॉलर्स को मारने के लिए, इसलिए मत कहना कि तुम भी एक स्कॉलर हो। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बच्ची, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर शहर में ढूंढो, तुम्हारी मॉम वापस आ चुकी होगी अब तक तो। पर याद रखना, ये मत बताना कि तुम एक स्कॉलर हो। यहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि वापस आ गई थी, और रॉबिन भागकर उस बड़े से पेड़ की तरफ जा रही थी ताकि ओलिविया यानी कि अपनी मॉम से मिल सके। यहाँ पर ओलिविया सभी लोगों से कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं एक बहुत ही ज्यादा दुख वाली खबर लेकर आई हूँ। प्रोफेसर ही सुनकर कहता है, मुझे पता ही था, सरकार ने अपनी गंदी नजर हमारे ओहारा के ऊपर डाल ही थी। आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 6 साल पहले हमारी जो टीम पोनीग्राफ के कोर्ट पर गई थी, उन सभी को मार दिया गया, मुझे छोड़कर। उन सभी को सरकार ने मार दिया, पता नहीं कैसे, पर उन सभी को पता चल गया कि हम सभी लोग ओहारा से ही थे, इसलिए हमारी वजह से आप सभी लोग भी खतरे में आ चुके हैं। नेवी वाले थोड़ी ही देर में इस आइलैंड पर आने वाले हैं, बस मेरी वजह से। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी लोग पोनीग्राफ की खोज पर गए थे वो सभी लोग और हम सभी लोग एक टीम है। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। नेवी वाले थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। ओलिविया, हम नहीं जाने वाले, हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सही कहा। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, चाहे इन्हें मार ही क्यों ना दे, ये अपने इतिहास और इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते। वैसे रॉबिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओलिविया, नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। जिस वक्त मैंने उसे छोड़ा वो बहुत छोटी थी, मैं अब उसे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से न जाने उसे क्या क्या देखना पड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे ना मिले। मैं नहीं चाहती कि रॉबिन एक अपराधी की बेटी कहलाई जाए। और तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और
और कहता है कि गवर्नमेंट की शिप यहाँ पर आ चुकी है। ओलिविया सुनकर एक गन निकाल लेती है। तुम सभी कहना कि तुम मुझे नहीं जानते हो, समझ गए ना? और ऐसा कहने के बाद बंदूक लेकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सरकार का वो बंदा आ जाता है ओहारा के ऊपर। मैं बस यहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए आया था, इसलिए मेरी बात सुनो और जाकर उन सभी स्कॉलर्स को मार दो। यहाँ पर रॉबिन उस पेड़ की तरफ जा रही थी और ओलिविया यहाँ से बाहर निकल जाती है। रॉबिन जस्ट उसके पास से निकली थी पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए जल्दबाजी की वजह से और आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर हम एक दूसरी नेवी की शिप को देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर कहता है, वाइस एडमिरल ओके जी, हमने सुना है कि CP9 वाले ओहारा तक आ चुके हैं। यहाँ पर रॉबिन प्रोफेसर के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या इसकी मॉम यहाँ पर आई थी। नहीं बच्चे, तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं आई। अरे यार, पर एक मुसीबत है, मैंने सुना कि सरकार के लोग इस आइलैंड को तबाह करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला बच्चे, बस नेवी वाले यहाँ पर आकर जांच करने वाले हैं। इसलिए रॉबिन मेरी बात सुनो, मत बताना कि तुम एक स्कॉलर हो, तुम छोटी हो, इसलिए कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम कोई स्कॉलर हो सकती हो। वो सरकार के लोग सिर्फ स्कॉलर्स को मारना चाहते हैं, समझ गई ना बच्चे? तभी सरकार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, इस जगह को अभी इसी वक्त खाली कर दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स शहर वालों से कहते हैं, मेरी बात सुनो, इस आइलैंड की खोज होने वाली है, इसलिए जो भी लोग स्कॉलर्स नहीं हैं, वो बताई गई शिप पर चले जाएं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पर क्यों? अगर स्कॉलर ने कुछ किया है तो उन सभी को जाकर पकड़ो ना, हमें क्यों तंग कर रहे हो? मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताने का था, वो मैंने कर दिया, इसलिए आगे तुम्हारे साथ जो भी होता है इसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और ये सभी लोग शहर को खाली करने लगते हैं। यहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि उसी CP9 वाले ऑफिसर के सामने होती है गन तान के। ओहारा और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और जिन भी लोगों को तुमने पकड़ा था और मैं, हमारा ओहारा से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम ओहारा में क्यों आ गई? हाँ, ये बात इस बात को साबित नहीं करती है। ओहारा के स्कॉलर ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन सभी को जाने दो। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम ओहारा से थी या नहीं, क्योंकि अगर हमारी जांच में कोई भी सबूत निकलता है तो हम उसी वक्त सभी के सभी स्कॉलर्स को खत्म कर देंगे। पता है क्यों? ताकि दुनिया वालों को दिखा सके कि अगर कोई ब्लैक सेंचुरी की तलाश करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। इस पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह करके हम एक मिसाल कायम करेंगे ताकि आगे से कोई भी ब्लैक सेंचुरी की खोज करने के बारे में सोचे भी नहीं। कुछ ही देर में हमारी शिप्स यहाँ पर आ जाएंगी और इस आइलैंड को तबाह कर देंगी, पर उससे पहले हमें कुछ सबूत की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें कुछ ही देर में जांच में मिल जाएगी। सुनो तुम दोनों, इसे पकड़ लो। और तभी ये दोनों मिलकर ओलिविया को मार देते हैं। यहाँ पर सोल को देखते हैं जो कि सामने देखकर कहता है, ओ नहीं, वो सारी बैटल शिप्स यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ये सारे ऑफिसर्स स्कॉलर्स को पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर कहता है, सुनो रॉबिन, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं आप सभी को छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी CP5 वाला ऑफिसर ओलिविया को यहाँ पर लेकर आ जाता है अपने कंधे पर उठाकर। यहाँ पर ओलिविया रॉबिन को देखकर खुश हो जाती है और एक स्माइल करती है, तुम काफी बड़ी हो गई हो रॉबिन। तभी CP9 वाले के पास एक कॉल आता है और वो ऑफिसर कहता है कि सर, बेसमेंट में हमें एक पोनीग्राफ मिला। ये सुनकर ये बंदा खुश हो जाता है और कहता है, तुम सभी का मरना अब तय हो चुका है। अगर तुम सभी लोग हमें मार ही दोगे तो उससे पहले मेरी उन 5 एल्डर्स से बात करवाओ। मैं उन सभी को अपनी ब्लैक सेंचुरी की एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। और हाँ रॉबिन, तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर सोल रॉबिन को ढूंढ रहा होता है ताकि रॉबिन की जान बचा सके। सभी लोग ओहारा को छोड़ के शिप की तरफ जाने लगते हैं। सब जल्दी करो, लगता है सरकार इस आइलैंड को खत्म करने वाली है। और नीचे इन सभी ऑफिसर्स को एक पोनीग्लिफ मिल जाता है। अच्छा, तो ये है वो पोनीग्राफ। हाँ, एक ऐसा पत्थर जिसे खत्म नहीं किया जा सकता और ये पूरी दुनिया में फैले है। यहाँ पर हम उन 5 एल्डर्स में से एक को देखते हैं जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर ने किया था और इनमें से एक एल्डर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम सभी ने कानून को तोड़ा है। उस पोनीग्राफ को पढ़कर ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एल्डर अभी कॉल के जरिए बात कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम प्रोफेसर हो ना, तुमने दुनिया के लिए काफी बेहतरीन काम किए थे, पर क्योंकि अब तुमने पोनीग्राफ को पढ़ा, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानने का हक है। सच कहो ना कि तुम हमसे डरते हो। वॉइड सेंचुरी जिसे दुनिया के इतिहास से मिटा दिया गया, किसी को भी नहीं पता कि उन 100 सालों में क्या हुआ था। आखिर क्या जरूरत पड़ी इन पोनीग्लिफ्स को बनाने की? आखिर उस जमाने के लोग हमें क्या बताना चाहते थे? उन्हें पता था कि अगर वो अपनी बातों को किसी किताब या फिर पेपर पर लिख देते हैं तो उनकी ये बातें कब की खत्म हो चुकी होती। उन लोगों ने उन्हें दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों के ऊपर लिखा ताकि उन बातों को आसानी से मिटाया ना जा सके। 5 एल्डर्स शांत हो जाते हैं सब कुछ सुनकर और कहते हैं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? और मैं जानता हूँ कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही काम है। अगर ये बात दुनिया तक पहुँच गई तो सरकार को बहुत मुसीबत हो सकती है और शायद इसलिए तुम लोग उस वॉइड सेंचुरी के बारे में बात करना भी एक अपराध मानते हो। कुछ पोनीग्लिफ्स को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि कहीं पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका कहीं पर भी अब नामो निशान नहीं बचा है। सरकार के बनने के बाद उन लोगों ने उन सभी को मार दिया। बेशक इतिहास के हथियार बहुत खतरनाक थे, दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, पर सच तो ये है कि सरकार बस वॉइड सेंचुरी को छुपाना चाहती है। वो हथियार नहीं, वो 100 सालों का राज है। जो साम्राज्य आज से 800-900 साल पहले था उसका नाम था। और इससे पहले कि प्रोफेसर उस जगह का नाम बता पाता, 5 एल्डर्स स्पांडियन से कहकर इस पर शूट करवा देते हैं और प्रोफेसर की मौत हो जाती है। 5 एल्डर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है कि प्रोफेसर इतना कुछ जानता था उसके बारे में और 5 एल्डर्स ओहारा के ऊपर अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर ये बंदा अपना गोल्डन स्नेल ट्रांसपोंडर बाहर निकालता है और बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर देता है। सभी बैटल शिप्स ओहारा की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। प्रोफेसर बहुत जख्मी होता है लेकिन फिर भी रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और पीछे लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। सभी आर्कियोलॉजिस्ट उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। रॉबिन ओलिविया को देख रही थी और ओलिविया भी अपने मन में सोच रही होती है,
चली जाओ रॉबिन। पता नहीं क्यों लेकिन वो अचानक से ओलिविया से पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम है। रॉबिन को वही समय याद आ जाता है जब उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया था ओहारा के ऊपर और अपनी मामी के पास रहना पड़ा, जो कि उसे किसी नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। रॉबिन बार बार ओलिविया से पूछ रही होती है कि क्या वो उसकी मॉम है, मैं आपकी बेटी हूँ, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अब रॉबिन बड़ी हो चुकी है तो इसे लगता है कि शायद इसकी मॉम अब इसे पहचान नहीं पा रही, जो कि सच नहीं है। रॉबिन रोने लगती है और कहती है मैं हमेशा से आपका हाथ पकड़ के चलना चाहती थी, मैंने बहुत पढ़ाई की मॉम और एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गई हूँ, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। ओलिविया ये सारी बातें सुनती है और रोने लगती है, पर CP9 वाले ओलिविया को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ओहारा के ऊपर नेवी का हमला स्टार्ट हो चुका है। नेवी ओहारा पर चारों तरफ से हमला कर देती है। ओहारा के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। एक हमला स्पांडियन के सामने भी होता है। स्पांडियन समझ जाता है कि यहाँ पर और नहीं रुक सकते और ओहारा को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है और ओलिविया और रॉबिन को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और खुद अपनी जान बचाकर भागने लगता है। रॉबिन ओलिविया के पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ओलिविया खुद पर काबू खो देती है और रॉबिन को अपने बच्चों की तरह अपने गले से लगा लेती है। रॉबिन आज बहुत खुश थी और खुशी के मारे रोने लगती है। रॉबिन क्या ये सच है कि तुम पॉनीग्लिफ्स को पढ़ सकती हो बच्ची? जी बाप, मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ। रॉबिन इससे बहुत इंप्रेस हो जाती है क्योंकि पॉनीग्लिफ्स को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता है। ओलिविया इसकी बहुत तारीफें करती है, जिन्हें सुनकर रॉबिन इमोशनल हो जाती है। प्रोफेसर ओलिविया और रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी साउल यहाँ पर आ जाता है रॉबिन को ढूंढते हुए। साउल को देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साउल कहता है कि ये सब कुछ ये लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इन्हें यहाँ से जाना होगा। ओलिविया साउल से कहती है कि रॉबिन को यहाँ से लेकर जाए। रॉबिन ओलिविया को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया इसे मना कर देती है अपने साथ चलने के लिए। ओलिविया को अभी ओहारा के अंदर एक जरूरी काम करना था और रॉबिन के जाने से पहले ओलिविया रॉबिन से कहती है रॉबिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी हो, अब तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए बच्ची। कोई भी इतिहास बहुत जरूरी होता है, उसका ज्ञान हर एक जनरेशन को मिलना चाहिए, वरना वो खत्म हो सकता है। आज हमारी सारी रिसर्च खत्म हो जाएगी। और साउल रॉबिन को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। रॉबिन ओलिविया के साथ रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी साउल इसे ले जाता है। ओलिविया और प्रोफेसर रो रहे होते हैं। नेवी की एक शिप के ऊपर एक ऑफिसर की नजर साउल पर चली जाती है, जो कि अभी रॉबिन को लेकर जा रहा था और आउकी जी को बताता है कि वहाँ पर वाइस एडमिरल साउल है। तो हाँ गाइस, साउल एक वाइस एडमिरल है नेवी का। कुछ दिन पहले जब साउल को फ्लीट एडमिरल सेनगोकू ने बताया था कि वो लोग ओहारा के लोगों को मारने वाले हैं, तो साउल के हिसाब से ये करना गलत था। नेवी के लोग सिंपली ओहारा के लोगों को पकड़कर बंदी बना सकते थे। और जब पहली बार साउल ओलिविया से मिला था तो वो बताता है कि नेवी क्यों इसे मारना चाहती है। नेवी के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि ओहारा के लोग उन पोनीग्लिफ्स को पढ़कर उन एंशिएंट वेपन्स को दोबारा से बनाना चाहते हैं, जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन ओलिविया की कही एक बात साउल को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। उसने कहा था कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग पोनीग्लिफ्स को पढ़ने से मना करते हैं। क्या तुमने इस पर कभी सोचा कि ये सच है या गलत है? क्या वो सच में हमें किसी एंशिएंट वेपन को बनाने से रोकना चाहते हैं, या फिर बात कुछ और ही है? जब सेनगोकू साउल को बताता है कि वो लोग बस्टरकॉल को एक्टिवेट करने वाले हैं, तो साउल सेनगोकू से प्रूफ मांगता है ताकि इस बात का सबूत मिल सके कि ओहारा के लोग सचमुच में बुरे हैं। लेकिन सेनगोकू के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था कि वो लोग उस पोनीग्लिफ को पढ़कर किसी हथियार को बना रहे हैं। साउल समझ जाता है कि सरकार इनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए ये ओहारा के साथ उस बात को भी खत्म करना चाहते हैं। और इसके बाद वो साउल ही था जिसने ओलिविया को उस जेल से बाहर निकाला और ओलिविया के साथ ओहारा में आ जाता है। अब प्रेजेंट में साउल रॉबिन को बचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और इस पर फायरिंग हो रही होती है। और साउल कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसे ये बात दुनिया को बतानी ही होगी, उसे बताना होगा कि कैसे ओहारा पूरी दुनिया से लड़ा। तभी साउल के ऊपर नेवी का हमला हो जाता है। साउल रॉबिन को जमीन के ऊपर रखकर नेवी की बैटलशिप की तरफ आगे बढ़ता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत है। अब साउल रॉबिन को सिर्फ बचाना चाहता है। साउल अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस नेवी की शिप को उठा लेता है और उनकी बैटलशिप को तोड़ देता है। इस तरफ आर्कियोलॉजिस्ट अपनी पूरी मेहनत से आग को काबू में रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी रिसर्च ना जल जाए। इनके सालों की मेहनत खिड़की से किताबों को बाहर भी फेंक रहे होते हैं ताकि उन्हें जलने से बचा सके। प्रोफेसर और ओलिविया भी इसी काम में जुटे हुए थे। ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी रिसर्च को बचाने की। और इधर साउल रॉबिन को शिप की तरफ जाने के लिए कहता है, जहाँ पर अभी बाकी के सभी नॉर्मल लोग हैं जो कि स्कॉलर्स नहीं है। पर रॉबिन वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। पर साउल उसे याद दिलाता है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो जिंदा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। रॉबिन ये बात सुन के शिप की तरफ जाने लगती है, लेकिन शिप पर मौजूद लोग रॉबिन को अंदर आने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से रॉबिन एक डेविल है और एक क्रिमिनल की बेटी भी है। रॉबिन अपनी ताकत का यूज करके उस शिप को पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि यहाँ से जा पाती स्पांडियम इसे यहाँ पर देख लेता है। रॉबिन को समझ में नहीं आता कि आखिर अब इसे क्या करना चाहिए और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। साउल की नजर रॉबिन पर थी और तभी उसके ऊपर बर्फ का हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं, जी गाइस आपने बिल्कुल सही सोचा, वाइस एडमिरल आओकी जी ने किया होता है। मुझे माफ करना, लेकिन अगर बस्टरकॉल को एक नेवी का ऑफिसर ही रोक देगा तो नेवी की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तुम्हें गद्दार हो साउल, क्या तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है? आओकी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? उन लोगों को तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। अगर इससे दुनिया में शांति बरकरार हो सकती है तो मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं है। साउल, न्याय करने का तरीका हर किसी के लिए अलग होता है, इसलिए साउल मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम पर हमला करना होगा। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी जो भी लोग नॉन स्कॉलर्स थे उस शिप के ऊपर उस शिप को उड़ा दिया जाता है। ये देखकर आओकी जी भी हैरान रह जाता है और ये हमला वाइस एडमिरल साकाजुकी की शिप से था। ये बंदा अभी एक एडमिरल है और इस बंदे का नाम आओका हिनो भी है। साकाजुकी नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई भी बचकर जा पाए। साउल ये देखकर गुस्सा हो जाता है और आओकी जी पर हमला कर देता है, लेकिन आओकी जी इसके हमले से बच जाता है। साउल रॉबिन को लेकर यहाँ से भागने लगता है पर आओकी जी पीछे से आता है और साउल के पैरों को बर्फ में बदल देता है। जाओ, यहाँ से चली जाओ। रॉबिन, अपनी जान बचाओ, मेरी बोट को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैंने एक बोट बनाई थी, तुम्हें थोड़ी आगे ही जाकर वो मिल जाएगी। लेकिन
रॉबिन इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन साउल इससे कहता है रॉबिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेशक तुम अकेली हो, लेकिन एक दिन तुम्हें भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम दोस्त कह पाओगी। दुनिया बहुत बड़ी है बच्ची, एक दिन जरूर तुम्हें भी दोस्त मिलेंगे बच्चे, जो कि तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाएंगे। इस दुनिया में कोई भी अकेला पैदा। तुम यहाँ से जाओ रॉबिन, पर पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी तो वहाँ पर जाकर भी ऐसे हंसना। और आओकी जी साउल की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है। इधर प्रोफेसर और ओलिविया समझ जाते हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है। ओलिविया को बस एक बात का अफसोस होता है कि वो रॉबिन के लिए कुछ नहीं कर पाई। रॉबिन साउल की बनाई हुई बोट के पास जा रही होती है और तभी उसके रास्ते में आओकी जी बैठा हुआ था और ये बंदा रॉबिन को यहाँ से जाने देता है। आओकी जी देखना चाहता है कि रॉबिन के अंदर ऐसा क्या खास है जिसके लिए साउल ने अपनी जान दे दी इसे बचाने के लिए। आओकी जी रॉबिन से कहता है मुझे अपना दोस्त मत समझना। अगर तुमने कभी भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उस वक्त मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है जो कि तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर लेकर जाएगा। रॉबिन आओकी जी से कहती है कि इसकी मॉम भी यहीं पर है अभी। वो अब तक मर चुकी होगी। ये सुनकर रॉबिन बुरी तरह से टूट जाती है और यहाँ से जाने लगती है। रॉबिन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, उसकी मम्मी, साउल, इन सभी को याद करने लगती है, लेकिन रॉबिन खुद को संभालती है और जैसा साउल ने इसे कहा था हंसने लगती है पर फिर फूट फूट कर रोने लगती है और रॉबिन सुरक्षित यहाँ से भाग जाती है। ओहारा में जो भी कुछ हुआ था उसके बाद रॉबिन के ऊपर 7 करोड़ 90 लाख की बाउंटी लग जाती है और रॉबिन जब ओहारा को छोड़कर गई थी तो उसके बाद एक दादी अम्मा के घर पर रहने लगी और जब रॉबिन के ऊपर इनाम लग गया था तो वो ही बुढ़िया रॉबिन की शिकायत नेवी से कर देती है इसके ऊपर लगी बाउंटी को हासिल करने के लिए। इसके बाद रॉबिन जहाँ पर भी जाती थी वो सभी लोग पैसे के लालच में इसकी शिकायत नेवी से कर देते थे। रॉबिन हमेशा से ही अपनी जान को बचाते हुए आई है बचपन से और रॉबिन जब बड़ी हो जाती है तब उसे क्रोकोडाइल अपने साथ शामिल कर लेता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रॉबिन कहती है मैं जितना तुम्हारे साथ रहूंगी उतना ही मैं तुम सभी के लिए मुसीबत बनती रहूंगी। एक दिन मैं तुम सभी के लिए इतना बड़ा बोझ बन जाऊंगी कि तुम सभी लोग में मुझे धोखा देकर चले जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगी। मुझे और धोखा नहीं खाना। रॉबिन सही कह रही है। वो देखो ऊपर उस झंडे को, उस पर बने सिंबल को देखो। इसका मतलब है 170 देश, पूरी दुनिया के, नेवी, सरकार। तुम जानते हो इस लड़की के ऊपर कितने बड़े बड़े लोगों की नजर है। और लूफी सोगे किंग से कहकर उस गवर्नमेंट के फ्लैग को जला देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि लूफी और इन सभी ने सरकार को अपना दुश्मन बना लिया है ऑफिशियली। लूफी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। रॉबिन तुम बस एक बार कहो कि तुम्हें जिंदा रहना है। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बस एक बार कहो कि तुम्हें जिंदा रहना है। आज से पहले रॉबिन को किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था जैसा लूफी ने भी कहा। सभी लोग बचपन से बस रॉबिन को मारना चाहते थे और रॉबिन को साउल की कई बातें याद आती हैं कि एक दिन इसे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें रॉबिन से प्यार होगा और इसके होने या ना होने से फर्क पड़ेगा। रॉबिन रोने लगती है मुझे जीना है, प्लीज मुझे समुद्र में लेकर चलो अपने साथ। ये सुनकर लूफी एक स्माइल करता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं रॉबिन को बचाने के लिए। और यहाँ पर हम फ्रैंकी फैमिली को देखते हैं और इन दोनों कुड़ियों ने पहले और दूसरे लिवर को ऑन कर दिया है। यहाँ पर चॉपर नीचे देखकर कहता है वो ब्रिज। हाँ चॉपर उन सभी ने अपना काम कर दिया है, एक बार बस वो ब्रिज खुल जाए फिर देखना ये सब तो गए। रॉबिन हम तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। और आगे CP9 वाले भी तैयार थे स्ट्रॉ हैट पायरेट से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर बास्करविले के ऊपर पाउली और फ्रैंकी के साथी ने इस पर हमला कर दिया और इन तीनों को अलग अलग काट देते हैं। पर ये क्या भाई पहले से ही अलग थे तीनों, हम तो पहले से ही दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छे वाले दोस्त ये सब छोड़ो और जाकर उस ब्रिज को खुलने से रोको। और उनके कमांड देते ही वो ब्रिज खुलने से रुक जाता है। ये क्या, ये तो रुक गया, पर ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया? बहुत बढ़िया, अब मैं उन सभी के आने से पहले ही यहाँ से निकल पाऊंगा। चलो निको रॉबिन, पर हाँ कुटी फ्लेम को भी साथ लेकर चलो। वैसे सच बोलो तो वो पायरेट्स CP9 के सामने कुछ नहीं है, मेरे पास CP9 है। पर तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकी स्पेंडम के सामने खड़ा होता है और अपने हाथ को आगे करता है। सबकी नजरें फ्रैंकी के ऊपर थी, पर आखिर इसके हाथ में ऐसा था क्या? ये मत कहना कि ये उसी प्राचीन हथियार प्लूटन का ब्लूप्रिंट है। हाँ तुमने सही कहा, ये वही है, वो भी बिल्कुल असली वाला। यही वो चीज है जिसके पीछे स्पेंडम बहुत देर से पड़ा हुआ था। फ्रैंकी बिना टाइम वेस्ट किए उन ब्लूप्रिंट्स को जला देता है। फ्रैंकी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इन एंशिएंट वेपन्स को बनाने का तरीका स्पेंडम जैसे लोगों के हाथ लग जाए। उसकी आंखों के सामने उसका सपना जल रहा था। फ्रैंकी जब अपने साथियों को देखता है कि कैसे उसके साथी उसे बचाने के लिए एनिस लॉबी जैसी एक खतरनाक जगह पर आ चुके हैं, फ्रैंकी देखकर इमोशनल हो जाता है। और जब फ्रैंकी का ध्यान उसके साथी के ऊपर था तभी स्पेंडम इसे नीचे गिरा देता है। कुकुरो-सान ट्रांसपॉन्डर स्नेल के ऊपर कॉल करती है और इन सभी को नीचे कूदने के लिए कहती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर कुकुरो-सान इन्हें नीचे गिरने के लिए क्यों कह रही है। ये जानते हुए भी अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो ये लोग जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। खैर लूफी सबको पकड़ता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है और हम देखते हैं कि पीछे से कुकुरो-सान रॉकेटमैन को लेकर आती है और लूफी इन सभी को लेकर उसके ऊपर लैंड कर जाता है। रॉकेटमैन फ्रैंकी से भी टकराता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही ये लोग टावर ऑफ लॉ के अंदर आ जाते हैं। लूफी और इन सभी को देखकर CP9 खुश हो जाती है क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब लूफी और इन सभी को मार सकते हैं। नीचे जब सभी लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं तभी फुकुरो इनके सामने आ जाता है। इस बंदे के हाथों में एक चाबी थी और वो चाबी हो सकती है जिससे कि रॉबिन का हाथ खुल सकता है। और इस वक्त सभी के सभी CP9 के मेंबर्स के पास एक एक चाबी है और उन्हीं में से एक चाबी ऐसी है जिससे रॉबिन आजाद हो सकती है। पर किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो वाली चाबी है कौन सी। सभी चाबियों के ऊपर एक एक नंबर होता है जो कि सेम उसी लॉ के ऊपर भी लगा हुआ है। इससे पहले कि ये लोग फुकुरो पर हमला कर पाते फुकुरो यहाँ से गायब हो जाता है। लूफी और ये सभी लोग चाबी को ढूंढने लगते हैं और जब नामी उन चाबियों को ढूंढने के लिए जा रही थी कोमाडोरी इसके सामने आ जाता है और अब नामी को कोमाडोरी को हराना होगा। इधर सोगे किंग जब एक रूम के अंदर जाता है तो इसे जाबरा यहाँ पर सोते हुए दिखता है। जाबरा के पास ही एक चाबी पड़ी हुई थी। सोगे किंग इस मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है चाबी को लेने के लिए और इधर
जोरो काकू के सामने आ जाता है और यहाँ पर सांजी जिस रूम में आता है उसके अंदर खालिफा होती है। खालिफा और सांजी एक रूम में। ओके। यहाँ पर जोरो और काकू में एक खतरनाक स्पोर्ट्स फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर सोगे किंग जब उस चाबी को लेने के लिए अंदर जाता है तो जाबरा अचानक से उठ जाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके एक बड़े से भेड़िए में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर जोरो काकू के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और काकू मजबूर हो जाता है अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करने के लिए और एक जिराफ का रूप ले लेता है। काकू और जोरो एक फ्लोर नीचे गिर जाते हैं और जहाँ पर ये लोग गिरते हैं वहाँ पर सोगे किंग और जाबरा थे। जाबरा का ध्यान काकू के ऊपर जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। सोगे किंग की नजर एक हथकड़ी के ऊपर जाती है और जाबरा को इसी हथकड़ी का यूज करके बांधना चाहता है ताकि जाबरा अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज ना कर पाए। ऐसा करने ही जा रहा होता है लेकिन तभी उसका ध्यान काकू के ऊपर जाता है जो कि उसे बहुत फनी लग रहा था और इसी चीज की वजह से वो गलती से उस हथकड़ी को जोरो को पहना देता है। काकू अपनी गर्दन को घुमाता है और टेम्पेस्ट किक नाम का एक अटैक यूज करता है जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का हाल कुछ ऐसा हो जाता है और इसी के साथ जोरो और सोगे किंग हथकड़ी से बंध जाते हैं। जाबरा और काकू आपस में ही बहस करने लगते हैं कि किसका डेविल फ्रूट ज्यादा बेहतर है और जिराफ और भेड़िए में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और तभी चॉपर यहाँ से गुजरता है। सोगे किंग और जोरो चॉपर से कहते हैं चॉपर जल्दी से चाबी लेकर आ, इसके ऊपर 2 नंबर लिखा है, ये हथकड़ी सिर्फ 2 नंबर से ही खुल सकती है। और चॉपर उस चाबी को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाबरा और काकू में से किसी के भी पास 2 नंबर की चाबी नहीं होती है और इधर लूफी गेट ऑफ जस्टिस के ठीक सामने आ जाता है और इधर नामी को कोमाडोरी अपने बालों से पकड़ लेता है और सांजी जो कि खलीफा के साथ एंजॉय कर रहा था, खलीफा इसे थोड़ा बहकाने की कोशिश करती है और तभी अचानक से सांजी पर एक किक मार के पीछे गिरा देती है। खलीफा इस पर एक के बाद एक हमले कर रही थी और जब दोबारा से सांजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो सांजी इसके हमले को रोक देता है लेकिन खलीफा सांजी के मेन पॉइंट पर हमला कर देती है। सांजी फाइनली अपनी पूरी स्पीड में आने लगता है, खलीफा को नीचे जमीन पर गिराता है। भले ही खलीफा सांजी पर हमला कर रही थी लेकिन सांजी कुड़ियों पर हमला नहीं करता है और खलीफा अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और नीचे कोमाडोरी नामी के ऊपर भारी पड़ रहा था। नामी को अपने बालों से पकड़ के रखता है और तभी चॉपर यहाँ पर आ जाता है और कोमाडोरी को मुक्का मार के इसे नामी से अलग कर देता है। चॉपर नामी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। नामी के पास 3 नंबर की चाबी होती है और ये चाबी इसने कोमाडोरी से ली थी अभी थोड़ी देर पहले। नामी और चॉपर यहाँ से जब जा रहे थे तो सांजी ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। सांजी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। ये देखकर नामी और चॉपर हैरान हो जाते हैं कि सांजी की हालत किसने कर दी। नामी को पता चलता है कि इसके पीछे खलीफा है और नामी समझ जाती है कि सांजी ने खलीफा के साथ फाइट नहीं की होगी। सांजी नामी से कहता है खलीफा भले ही मेरी दुश्मन क्यों ना हो पर है तो वो एक लड़की, मैं कुड़ियों पर हाथ नहीं उठाता। नामी चाहे कुछ भी हो जाए। साले सांजी बेवकूफ। पर वो सांजी से इम्प्रेस हो जाती है कि बंदा उसूलों का पक्का है और सांजी एक असली कमर्द है और अब नामी डिसाइड करती है कि खलीफा को ये खुद संभालेगी। और जब नामी ऊपर जाने लगती है तो कोमाडोरी यहाँ पर दोबारा से आ जाता है लेकिन अब चॉपर डिसाइड करता है कि कोमाडोरी के साथ फाइट करेगा। इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी पानी के अंदर डूब रहा है लेकिन चिमनी इसे बचा लेती है और इन दोनों के साथ लूफी एक अजीब सी जगह पर जाता है जहाँ पर एक गेट था जिसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट लिखा हुआ था और उसके आगे ही स्पेंडम और लूची रॉबिन को लेकर जा चुके हैं। ये दरवाजा सिर्फ नेवी के ऑर्डर्स पर खुल सकता है और इसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तभी एक तेज आवाज आती है और हम देखते हैं कि लूफी ने इस दरवाजे को ही तोड़ दिया है। पर इस अटैक को यूज करने के बाद लूफी का साइज बहुत छोटा हो जाता है किसी बच्चे की तरह। लूफी उस गेट के अंदर जाता है और कुछ टाइम बाद इसका साइज दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लूफी रॉबिन को बचाने के लिए अपनी पूरी तेजी से भागता है और इधर स्पेंडम लूची के साथ रॉबिन को लेकर आगे बढ़ रहा था और इन्हें भी उस धमाके की आवाज सुनाई देती है लेकिन स्पेंडम को लगता है कि इसका वहम है क्योंकि इसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। लेकिन लूची स्पेंडम को बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। स्पेंडम ये सुनकर हैरान हो जाता है। अगर तुम्हें पता है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं तो तुमने किसी को मारा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। हे सुनो मेरी बात, तुम्हारा काम है मुझे बचाना, समझ गए ना? इधर फ्रैंकी के सामने फुकरो आ चुका है। फ्रैंकी उस पर हमला करता है पर फुकरो अपनी स्पीड से उससे बच जाता है। फ्रैंकी इसके मुंह को पकड़ के इसे दीवार में भिड़ा देता है लेकिन फाइट करते करते फ्रैंकी अपनी एनर्जी को खोने लगता है। फुकरो फ्रैंकी पर हमला करता है और फ्रैंकी इस हमले से बच नहीं पाता। फ्रैंकी भी इस पर हमला करता है लेकिन इस हमले का इस पर कुछ खास असर नहीं होता है और वे दोनों एक दूसरे पर मुक्के जड़ने लगते हैं। फ्रैंकी अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके फुकरो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और दीवार तोड़ते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर चॉपर और कोमाडोरी के बीच में फाइट चल रही है। और इस फाइट में कोमाडोरी चॉपर के ऊपर भारी पड़ रहा था लेकिन तभी चॉपर उसे एक बड़े से फ्रिज के अंदर कैद कर देता है। फ्रैंकी चॉपर से कहता है कि उस फ्रिज के अंदर से एक कोका कोला की बोतल बाहर लेकर आए। दरअसल फ्रैंकी ड्रिंक्स का यूज करता है एज अ फ्यूल खुद को रिकवर करने के लिए। लेकिन चॉपर फ्रैंकी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि फ्रैंकी फैमिली ने उस सब के साथ जो भी किया था उसके लिए चॉपर ने अभी तक फ्रैंकी को माफ नहीं किया है। फ्रैंकी चॉपर को समझाता है कि वो अभी उसकी साइड है और पहले की बातों को याद करने का इनके पास समय नहीं है और चॉपर सिर्फ रॉबिन की जान को बचाने के लिए फ्रैंकी के साथ काम करने के लिए मान जाता है। चॉपर फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक्स बाहर निकालता है और उन्हें पीने के बाद फ्रैंकी बहुत फ्रेश फील करने लगता है और फुकरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फुकरो इससे पहले ही हमला करके पीछे गिरा देता है और फ्रैंकी ने जो भी पिया था वो कोला नहीं था, बस एक नॉर्मल जूस था। फ्रैंकी चॉपर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। साले चॉपर छोटे से ध्यान से काम कर ले, मरवाएगा मुझे। ठीक है सॉरी, मैं करता हूँ कुछ, गुस्सा मत करो। लेकिन इस बार भी चॉपर इसे कोला नहीं दे पाता है और फ्रैंकी शांत हो जाता है और फुकरो से कहता है भाई इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आराम से घर पे जाके बीजीएमआई खेलते हैं और आराम से बैठकर चाय वाय पीते हैं। फ्रैंकी दोबारा से चॉपर पर गुस्सा हो जाता है और एक आखिरी चांस देता है अपने काम को सही से करने के लिए। साले रेंडियर कोला दे दे कोला। और इस बार फाइनली चॉपर फ्रैंकी को कोला दे देता है और फ्रैंकी अपनी पावर्स में वापस आ जाता है और फ्रैंकी फुकरो के ऊपर एक जोरदार हमला करके इसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। इस पंच के बाद फुकरो की हालत बहुत ज्यादा खराब
खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी फुकरो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। फ्रैंकी अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेंज करता है और अपने कंधों का यूज करके फुकरो के ऊपर फायर करने लगता है। फुकरो इससे बहुत आसानी से बच रहा था, लेकिन मुसीबत तब आती है जब फ्रैंकी उसे बताता है कि इसके पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिसका मतलब है फुकरो कहीं पर भी जाए ये मिसाइल्स इसका पीछा करती ही रहेंगी। फ्रैंकी से मारने के लिए इसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक से फुकरो यहाँ से गायब हो जाता है। फुकरो की सिर्फ आवाज आ रही थी, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चॉपर इसे पकड़ लेता है और इसे एक पंच मार देता है। फुकरो बहुत तेजी से फ्रैंकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। फ्रैंकी उस पानी के साथ आगे बहा जा रहा था और आगे एक वाटरफॉल होता है, और अगर फ्रैंकी इस वाटरफॉल से नीचे गिर गया तो इसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। चॉपर ये सब कुछ देख रहा था और इसे फ्रैंकी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन तभी दीवार को तोड़ के कुमाडोरी भी यहाँ पर आ जाता है। और अभी कुमाडोरी बहुत ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बंदे ने फ्रिज का सारा खाना खा लिया है। फुकरो फ्रैंकी को छोड़ के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन फ्रैंकी थोड़ा दम लगा के फुकरो के पैरों को पकड़ लेता है और फुकरो फ्रैंकी को लेके जोर जोर से घूमने लगता है, लेकिन फ्रैंकी बहुत आसानी से इसके पैरों को पकड़ लेता है और इस पर एक हमला करके इसका गेम ओवर कर देता है। और फुकरो को हराने के बाद इसकी चाबी से ले लेता है और इस चाबी के ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ था। और इस सीरीज का 25th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज प्लीज जल्द से जल्द मेरे 1 मिलियन करवा दो यार। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और कमेंट भी जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 19 के लाइक्स। सॉरी गाइज लाइक टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।